Dear spectators, I am Usman Ali, Assistant Professor of Chemistry, and today we are going to discuss ionization energy. But if you have not subscribed my channel, please subscribe my channel, press bell icon so that you can get all of my videos live on YouTube. The article is about FSC part 2, chapter number 1. This is the periodic trend of physical properties, mean variation of physical properties in पीरियोडिक टेबल। और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हम दो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आज जो हम नई फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ने लगे हैं वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? से हमारे पास सोडियम मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। ये उसका न्यूक्लियस है, ये उसका पहला शेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये उसका दूसरा शेल है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, और ये उसका लास्ट शेल है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो लास्ट शेल को क्या नाम दिया जाता है? ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसको मैं रेड सर्कल कर लेता हूँ, और ये आउटर शेल जो है इस शेल का नाम होता है दैट इज कॉल्ड एज वैलेंस शेल। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। नंबर 1, आइसोलेट एटम होना चाहिए, और आइसोलेट एटम किस स्टेट में होगा? जब ये गैसियस स्टेट में होगा। आइसोलेट एटम हो, अकेला हो, गैसियस स्टेट में हो, और उसका कौन सा शेल हो? और उसका शेल हो वैलेंस शेल। और वैलेंस शेल से हमने क्या रिमूव करना है? टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म इट्स आइन। उससे उसका आइन बनाना है। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड जो होती है, उस एनर्जी के 2 नाम हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल। उसको IE बोलते हैं और IP भी बोला जाता है। आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन ट्रेंड। अब हम इसको बकायदा डिफाइन करने लगे हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड किस काम के लिए चाहिए? टू रिमूव करने के लिए क्या? 1 इलेक्ट्रॉन। किधर से रिमूव करना है? फ्रॉम, किसमें से रिमूव करना है? वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में से। और वैलेंस शेल किसका लेना है? ऑफ एन आइसोलेट एटम। अकेले एटम का वैलेंस शेल लेना है। किस स्टेट में? इन इट्स गैसियस स्टेट। जब वो गैसियस स्टेट में होगा। टू फॉर्म इट्स आइन। उसका आइन बनाने के लिए इज कॉल्ड, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन है कि एनर्जी की कम से कम वो मिकदार जो चाहिए क्या करने के लिए? इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। और इलेक्ट्रॉन किससे रिमूव करना है? फ्रॉम वैलेंस शेल। किसका? आइसोलेट एटम का। किस स्टेट में? गैसियस स्टेट में। और जब 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है उसका क्या बन जाएगा? आइन। जो एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल।
अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव करना है, एक इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव करना है, ये रिमूव कर दिया गया, तो इसके लिए इसको एनर्जी देनी पड़ती है 496 किलो जूल पर मोल। तो ये इसकी क्या कहलाएगी, आयोनाइजेशन एनर्जी। और जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, लेकिन शर्त ये है ये आइसोलेट हो, गैसियस स्टेट में हो, अकेला हो, तो जो एनर्जी चाहिए, इसके यूनिट्स क्या क्या होते हैं, यूनिट्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, इसके डिफरेंट यूनिट्स हैं। इसके यूनिट्स हो सकते हैं किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरीज पर मोल, और तीसरा जो यूनिट होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। What is called higher ionization energy? What is called as higher ionization energy? Higher ionization energy क्या होती है? से हमारे पास मैग्नीशियम एक एलिमेंट है जिसके पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर 12 होता है। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया जाए, मैग्नीशियम +1 बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो जो एनर्जी चाहिए उसको हम बोलेंगे डेल्टा H1। ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है 738 किलो जूल पर मोल। तो ये इसको 1 का मतलब है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। जब भी न्यूट्रल एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, जो एनर्जी चाहिए वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है। और जब एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका होगा, मैग्नीशियम +1 बन चुका है, तो इसमें से हमने क्या करना है, इसमें से हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, +2 हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव हो गया है केटाइन में से, जो एनर्जी चाहिए उसको हम नाम देंगे डेल्टा H2 सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। वो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी है 1450 किलो जूल पर मोल। और अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर चुके हैं, अगर इसमें से फर्दर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना हो और इस पर चार्ज कितना आ जाएगा +3, तो इसकी जो एनर्जी चाहिए वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी हमारे पास थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। और वो कितनी है 7730 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ से हमने ये देख लिया कि थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो ग्रेटर है सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी से, और वो ग्रेटर है देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस वन? तो रीजन इसकी बेटा ये है कि जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया जाता है, ऑलरेडी हम आयनिक रेडियस में पढ़ चुके हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया जाता है तो जो केटाइन बनेगा उसका साइज स्मॉलर हो जाता है। तो उसका साइज जब स्मॉलर हो जाएगा, न्यूक्लियस की पकड़ बढ़ जाएगी, तो उसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। और जब 2 निकल जाएंगे और ज़्यादा छोटा साइज हो जाएगा, तो तीसरा निकालना इवन डिफिकल्ट हो जाएगा। इस वजह से थर्ड हायर होती है सेकंड से और सेकंड होती है फर्स्ट से। आयोनाइजेशन एनर्जी को फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी को, उनमें पहला जो फैक्टर है वो है बेसिकली एटॉमिक साइज। तो हम ये एटॉमिक साइज को अगर हम देखें, पहला जो फैक्टर है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इन्वर्स होती है एटॉमिक साइज के। मीन जितना साइज बड़ा होगा उतना इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा, उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी लोअर होगी। दूसरा जो फैक्टर इसको इफेक्ट करता है वो है नंबर ऑफ शेल्स। नंबर ऑफ शेल्स का क्या इफेक्ट होगा? शेल्स बढ़ेंगे तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो एनर्जी कम रिक्वायर्ड होगी। मीन आयोनाइजेशन एनर्जी जो है इसके भी क्या होती है, इनवर्स होती है, नंबर ऑफ शेल्स के भी इनवर्स होगी। तीसरा जो इफेक्ट है वो कौन सा है? वो है हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट।
शील्डिंग इफेक्ट को अगर हम देखें तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़े तो साइज बढ़ता है, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। मीन आयोनाइजेशन एनर्जी इसके भी क्या होती है, इनवर्स होती है। शील्डिंग इफेक्ट के भी इनवर्स होगी। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। चौथा जो फैक्टर है जो इसको इफेक्ट करता है वो कौन सा है, वो है हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज। क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़े तो साइज डिक्रीज होता है, और साइज डिक्रीज हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। मीन आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, न्यूक्लियर चार्ज के जितना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि साइज डिक्रीज होगा। और लास्ट जो फैक्टर है वो है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि जिनकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कैसी होगी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, कि जिनकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी हायर होगी। अब हम आ जाते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, कि इसका ट्रेंड क्या होगा, ये किस तरह से पीरियोडिक टेबल में वेरी करेगी। आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, तो अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो पीरियोडिक टेबल में हम दो चीज़ों को डिस्कस करते हैं इसकी वेरिएशन के लिए। नंबर 1, ग्रुप्स में हम जब भी टॉप टू बॉटम आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, तो हमें पता है कि क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाते हुए साइज इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज होता है। साइज क्यों इंक्रीज होता है, साइज इस वजह से इंक्रीज होता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, और दूसरा क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है। तो अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो फिर साइज भी बढ़ेगा, और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी साइज के क्या होती है, इनवर्स होती है। तो इसका मतलब है आयोनाइजेशन एनर्जी विल डिक्रीज, वो कम होगी अगर साइज बढ़ेगा, क्योंकि वो साइज के इनवर्स होती है। दूसरा जो है वो है बेसिकली पीरियड के अंदर, और पीरियड में क्या होगा, पीरियड में हम मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट जाते हुए जो साइज है, एटॉमिक साइज, वो डिक्रीज होता है। डिक्रीज होने की क्या वजूहात हैं, क्या शेल्स बदलते हैं, नो, शेल्स एंड शील्डिंग इफेक्ट दे रिमेन कांस्टेंट, वो तब्दील नहीं होते, दे विल रिमेन सेम। तो लेफ्ट टू राइट क्या होता है कि साइज डिक्रीज होता है, लेफ्ट टू राइट जाते हुए न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। तो न्यूक्लियर चार्ज क्यों बढ़ता है, क्योंकि प्रोटॉन बढ़ते हैं न्यूक्लियस में, और प्रोटॉन्स क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर Z बढ़ता है। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस की गिरफ्त बढ़ती है, साइज डिक्रीज होता है, तो फिर आयोनाइजेशन एनर्जी विल इंक्रीज, ये इंक्रीज होगी, डिक्रीज नहीं होगी। जब भी हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, हम ये कहते हैं लेफ्ट टू राइट अगर इंक्रीज होती है, एक्सट्रीम राइट साइड पे क्या पाई जाती हैं, नोबल गैसेस, और नोबल गैसेस की आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो बहुत हाई होती है, वेरी हाई। क्यों वेरी हाई है, क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट है, और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वजह क्या है, वजह एक तो साइज छोटा है, दूसरा उनका जो आउटर शेल होता है ऑक्टेट उनका कंप्लीट होता है, और ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से उनकी क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हायर होती है।
This is the article about ionization energy and its trend in periodic table.